है जिंदगी बाय जिंदगी, फैमिली नंबर 1, माही वे नीलांजना, FIR, भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन, जीजा जी छत पर हैं, मैं एक कमीन मैडम और शादी नंबर 1 जैसे 32 से अधिक सफलतम सामाजिक एवं कॉमेडी सीरियलों के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि इन सभी का निर्माण एडिट प्रोडक्शन हाउस के तहत विनायक कोहली और उनके पति संजय कोहली ने किया है। पिछले 32 वर्षों से टीवी जगत में अपनी धाक जमाए हुए विनायक कोहली व संजय कोहली ने कई रचनात्मक प्रयोग भी किए हैं। विनायक कोहली सिर्फ सीरियल निर्माता नहीं है बल्कि लेखक व कोरियोग्राफर भी हैं। टीवी सीरियल के इतिहास में सीरियल फैमिली नंबर 1 के टाइटल को कोरियोग्राफ कर विनायक कोहली ने एक नए इतिहास को रचा था। अब तो हर सीरियल के टाइटल और प्रोमो को शूट करने के लिए स्पेशल टीमें बन गई हैं। आज फिल्मी संगम चैनल पर हमारे साथ विनायक कोहली हैं। वह अपने करियर के साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बात करने वाली हैं। विनायक कोहली जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी। विनायक जी, मुझे कहा कि आप खुद को टीवी सीरियल प्रोड्यूसर मानती हैं, कोरियोग्राफर मानती हैं या लेखक मानती हैं? अगर मैं सब हूँ तो मैं अपने आप को सब मानूंगी ना। जैसे मैं लीडिंग कोरियोग्राफर थी इंडिया की, फिर उसके बाद में हमने जब जी टीवी ज्वाइन किया तो हम लोग, हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी पहले, और हम एड्स भी बनाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड संजय जी हेड करते ऑर्गेनाइजेशन एडिट 2। तो जब हमने जी पे पहला शो किया, फिर हमने जी का लॉन्च इवेंट किया, फिर हमने सोनी के लिए फैमिली नंबर 1 किया। इनफैक्ट संजय जी को तो किंग ऑफ कॉमेडी बुलाते हैं, कॉमेडी का राजा, क्योंकि टेलीविजन की 10 बेस्ट कॉमेडी में से 6 हमारी है। जैसे FIR 10 साल चला, भाभी जी 10 साल में चल रहा है, हप्पू की उल्टन पलटन 5वें साल में, मैं आई कमिन मैडम 3 सीजन चला, और ये जीजा जी छत पर है 2 सीजन चला। फैमिली नंबर 1 तो फर्स्ट 5 में आता है। तो ऐसे बहुत से शो हमने किए हैं। हमने अवार्ड विनिंग सोप भी किए हैं, ड्रामा, और तो मैंने ड्रामाज लिखे हैं, और संजय जी अपनी टीम के साथ में कॉमेडी लिखते हैं। तो मैं अपने आप को तीनों मानती हूँ ना। आपकी मम्मी LIC से जुड़ी हुई थी ना? हाँ, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। डैडी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO थे। मेरे ब्रदर सिस्टर भी बहुत एजुकेटेड है, ट्रिपल ग्रेजुएट, CA। पर मैं पहले मैं एक मॉडल थी, तो मैं संजय जी को मिली थी जब मॉडल थी। तो मुझे बिल्कुल स्टडीज़ वाडीज़ इतना नहीं पसंद है। हालांकि मैं बहुत बार फर्स्ट आई हूँ क्लास में, पर मुझे क्रिएटिव फील्ड से ही लगाव है, और मुझे राइटिंग और क्रिएटिविटी से बहुत लगाव है। मुझे आर्ट से भी बहुत लगाव है, पर मैं पेंटिंग नहीं करती। मतलब मुझे अच्छा लगता है अच्छा आर्ट देखना। मेरे दोनों बच्चे स्कल्पचर्स बनाते हैं, इंस्टॉलेशंस बनाते हैं, विहान और चैन। पर मुझे ये क्रिएटिव फील्ड भी बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में ऐसा कला का कोई माहौल नहीं था, फिर ये सारी चीजें आपके अंदर कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से रुचि पैदा हुई? तो मेरे घर में मेरे डैडी मल्टीनेशनल के CEO थे, मेरी मम्मी LIC की गोल्ड मेडलिस्ट थी, मेरा भाई CA है, बहन थी ट्रिपल ग्रेजुएट। पर मेरे को स्कूल के ड्रामाज, जिसमें एक टाइम में जापानीज बनी थी, एकदम ऐसे आईब्राव निकाल के मतलब कवर किए थे फाउंडेशन से। फिर मैं बर्तन वाली बनी थी, अलग अलग चीज़ें किए थे, और अवार्ड्स भी मिलते थे। और स्कूल में एलोक्यूशन का अवार्ड इंटर स्कूल भी मैं ही ले जाती थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था एक्टिंग करने को और लिखने को। तो जैसे जैसे टाइम हुआ, फिर मैं जैसे स्कूल से निकली, मेरे को मॉडलिंग के बहुत ऑफर्स आए। मैंने काफ़ी कैंपेन्स किए हैं, मर्सिडीज़, बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, मफतलाल, ये वो। तो उसके बाद में मैं लाइव शोज़ भी करती थी एज अ मॉडल, पर मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी मलाइका की तरह। तो हम लोग, फिर भी मलाइका ने भी बहुत लाइव शोज़ किए। फिर करते करते मेरे को एक दिन बॉम्बे टाइम के मेजर डिस्ट्रीब्यूटर गिरिसन ने पूछा कि हमारा एक शो नेवी बॉल का कोरियोग्राफ करो ना। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे अलाउड नहीं था क्योंकि मैं अंडर एज थी, मैं 16 की थी तब। तो उन्होंने मेरे लिए ज़िम्मा लिया, नरेश कुमार जैन, उन्होंने मेरे लिए ज़िम्मा लिया, साइन किया, मेरे लेटर हेड्स बनवाए। वो मेरे मेंटर थे फर्स्ट। उसके बाद में मैंने बहुत लाइव शोज़ किए,
संजय जी को मिली एड में, क्योंकि संजय जी इंडिया के नंबर 1 मॉडल थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने तो ऐसा कोई कैंपेन होगा ही नहीं किया, कोक, पेप्सी, सारे टेक्सटाइल्स, ये वो सब। तो उसके बाद में जब हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी खोली, फिर हमने जी टीवी का लॉन्च किया, जैसे कि लाइव इवेंट 17,000 लोगों के लिए बॉम्बे में कोहली स्टेडियम में, और दुबई में भी किया हमने। 7 स्टार प्लाजा होटल खोला, इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जैसे एस्टी लॉडर का प्लेजर, हमने मस्कत में ये लॉन्च किया पॉश 968। हम बहुत इंटरनेशनल शोज करते थे। फिर हमने जी टीवी पे एक टीवी शो किया, उसके बाद में सोनी से ऑफर आया फैमिली नंबर 1, फिर दूसरे जगह से। तो फिर मैनेज नहीं हो पाता था हमको, दोनों को क्रिएटिविटी, शोज लिखना, प्रोड्यूस करना। संजय जी तो एडिट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हमने बाकी चीज़ें करना बंद कर दिया, और हम जैसे फर्स्ट टेलीविज़न के ऊपर पहले क्या होता था कि टाइटल्स डालते थे ना, तो टाइटल्स में सीरियल में से ही थोड़े 1-2 सीन्स डाल देते थे, ऐसे कुछ डायलॉग बोलते हुए। लेकिन फैमिली नंबर 1 में फर्स्ट टाइम मैंने कोरियोग्राफ किया टाइटल्स। जैसे सबको, एक फैमिली को ब्लू तो एक फैमिली को ग्रीन पहना के सबको सेम डांस कराया कोरियोग्राफी में, सूट पहना के सबको डांस कराया। जैसे माँ बाप को तन्वी, आज़मी और कंवलजीत और उनके सारे बच्चों को डांस कराया, तो वो टाइटल्स ही अलग बन गए। फिर मैंने अपने शो मस्ती में वो किया, फिर आस्ते आस्ते इंडस्ट्री में सब करने लगे। और अब तो टाइटल शूट करने के लिए एक सेपरेट ही यूनिट आती है बाहर से, जो टाइटल्स ही शूट करती है। पर ये फर्स्ट मैंने किया था फैमिली नंबर 1 में, और फिर बहुत रुचि पड़ी। फिर मैंने शोज़ लिखे, मैंने एक मूवी भी लिखी जो स्टार ने रिलीज़ की, कॉलवारिस। तो पंजाब में पूरी शूट हुई, सुखवंत दत्ता जी ने शूट करी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स इंडस्ट्री में सब राइटर्स रहे हैं, और सब ओमकार राइटर्स, मतलब ओमदार राइटर्स, सॉरी। जैसे कि लेक टंडन जी, फिर ब्रिज कटिया जी जिन्होंने सांस लिखा, लेक जी ने दरार, फिर राजकुमार बेदी को तो कौन नहीं जानता, उनको तो सब जानते हैं। वो तो मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, और ये सब मेरे बहुत प्रिय मित्र थे। उनसे इतना सीखने को मिलता है ना कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इनमें भी, सुखवंत जी में भी, सुखवंत दत्ता जी में भी कौन से सीन से कैसे से प्यार से जोड़ते हैं, कैसे काफ़ी चीज़ें मैं सीखी सोप में। संजय जी तो कॉमेडी के मास्टर हैं, उनके जैसा कोई है ही नहीं। तो उनकी टीम जो है वो सुपर्ब है, और उन लोग हैं ना ऐसे टीम की तरह फैमिली है, ऐसे बैठे बैठे हंसते खाते एपिसोड बनाते हैं मस्ती में। ऐसे नहीं कि एकदम सीरियस, ऐसे मस्ती 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 में एपिसोड्स बन जाते हैं। वरना 10 साल एक शो में अलग अलग एपिसोड बनाना तो बहुत बहुत मुश्किल है। और एक सोप जो है और कॉमेडी का एपिसोड सोप के 4-5 एपिसोड के बराबर है, क्योंकि सोप में मैं दिखा सकती हूँ थोड़ा थ्रिल, आदमी के पैर चले, फिर उसका वेस्ट दिखाया, सब लोग देख रहे इधर उधर। कॉमेडी में मैं ऐसे करूँ ना, चैनल स्विच कर देंगे। कॉमेडी में हर एक 10 सेकंड में एक लाफ्टर होना चाहिए, पंच लाइन होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। और सोप और कॉमेडी टीवी के ऊपर मूवीज़ के अगेंस्ट रन कर रहे हैं, जैसे कहीं करीना कपूर की मूवी, कभी कटरीना कैफ की मूवी, कभी शाहरुख, सलमान, ऋतिक, तो उसके साथ कॉम्पीट करते हैं हम लोग। तो बहुत क्रिस्प और बहुत टाइट होना चाहिए। और हमारे शोज़ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक हॉस्पिटल में तो रेकमेंड करते हैं, बड़ी वाली में, कि आपको जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो शो देखिए, डायबिटीज़ हो या हॉस्पिटल में हो। एक दिन मेरे घर पे एक बहुत खूबसूरत लेडी आई, एक थाल लेके, बीच में गणेश जी और सब बिठाए। वो जॉय मुखर्जी जी की वाइफ नीलम थी। हम उन्हें जानते नहीं थे। उसने बोला, मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे इंजेक्शंस देते थे, मुझे मुंह में गर्मी से छाले हो गए थे, मुझे बिल्कुल दवाई लेना पसंद नहीं था। तो ब्रीच कैंडी में डॉक्टर ने ये चालू किया, भाभी जी घर पे है, और बोला ये देखिए। बोलते तब तक मैं हॉस्पिटल से निकली ना, मैंने बंद नहीं किया वो शो, रात दिन वही चलते रहता था। कितने लोगों के ऑफिसेज और घर में वो रात दिन चलते रहता है। तो भगवान, कितने कैंसर पेशेंट्स को हम, मेरे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो मैसेजेस भेजते हैं कि आप अच्छे हो जाइए और सेट पे आइए। बहुत लोग सेट पे आते हैं, कभी कभी सेट पे आने के लोग पैसे लेते हैं, पर हम सबको लंच पे इनवाइट करते हैं और कोई पैसे नहीं। इतने लोग सेट पे भी आते हैं और इतने लोग लिखते हैं
कि आप कितनी खुशी लाते हैं। कोविड के टाइम में हमने, मेरे एक्टर्स ने इतना शूट किया कि एक भी दिन हम बंद नहीं थे या रिपीट नहीं किया। मेरे टेक्नीशियंस तो सब मेरे दिल में रहते हैं। हमारे सब टेक्नीशियंस 30 35 25 साल पुराने हैं। जैसे राजा दादा जो कैमरा हैंडल करते हैं, वो हमारे फर्स्ट शो से थे, 32 इयर्स, जब जी टीवी चालू हुआ था। फिर हमारे जो डायरेक्टर है शशांक बाली, उसने पहले हमारी शादी नंबर 1 में असिस्टेंट थे, शो जो स्टार पे आता था। FIR में वो डायरेक्टर बने, वो राजन वागदरे जी के असिस्टेंट थे। राजन, मैं ब्रिजी और सबके साथ में नाम लेना भूल गई, राजन वागदरे जी जो इंडस्ट्री के एक पिलर है, श्रीमान श्रीमती, यस बॉस। राजन जी मेरे दिल के बहुत अजीज है और इन सब में जीवित राजन जी ही है और मैं उनसे बहुत प्यार और आदर करती हूँ उनका। और तो शशांक जी उनके असिस्टेंट थे। समीर कुलकर्णी उनके असिस्टेंट थे जिन्होंने फैमिली नंबर 1 किया। राजन ने ये शशांक बाली ने जब FIR किया, उसके बाद में हमारे सारे शो, वो संजय जी का छोटे भाई के जैसा है, सारे शोज ने किए हैं। अब उसकी असिस्टेंट भी डायरेक्ट करती है हमारे लिए, हर्षदा। फिर रघुवीर जब आया था शेखावत जयपुर से, वो पहले हमारे ऑफिस में रहता था। उसने पहले हमारे साथ स्टार्ट किया, वो बहुत छोटा था और बहुत स्वीट था। उसने फैमिली नंबर 1 लिखा। अब वो हप्पू की उल्टन पलटन जो 5 साल हो गए वो लिखता है। फिर मनोज संतोषी जी हमारे साथ जुड़े। मनोज संतोषी जी के जैसा कॉमेडी राइटर टीवी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा। संजय जी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सब पूरे टीम में से एक बच्चे जैसे हैं। उनको एक बच्चे कॉटन वॉल में रख के एक बच्चे की तरह हम लोग रखते हैं। नहीं सच्ची, वो बहुत इनोसेंट है और वो काफ़ी बीमार भी कभी कभी रहता है और वो बहुत इमोशनल है। तो उसको जरा डाटा तो संजय बोले तुम मत बात करो उनसे, वो डर जाते हैं करके। मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मेरा रेपुटेशन बहुत खराब है, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, पर मेरे टेक्नीशियंस या कोई भी मुझे रात को 1 बजे फ़ोन करके मैं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मेरी वर्किंग फैमिली है। मेरे जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर ने हमारे साथ स्टार्ट किया ऐसे। तो हाँ, मेरा आर्ट डायरेक्टर अरूप, मैं एक दिन फर्स्ट शो के लिए सनपिट बंगलो देखने गई फैमिली नंबर 1 के लिए। तो वो किसी का असिस्टेंट था, ऐसे पतंग लगा रहा था पीछे और मैं एडवर्टाइजिंग से थी। तो बहुत स्वीट था बंगाली। मैंने उसको बोला अरूप, अगर मैं नेक्स्ट शो करूँगी तो तुझे आर्ट डायरेक्टर बना दूँगी। तो वो बहुत हंसा क्योंकि वो छोटा था, असिस्टेंट था। तो उसने मुझे अपना नंबर दिया। जैसे मैंने शो चालू किया, मैंने अरूप को बुला लिया और आर्ट डायरेक्टर बनाया। फिर थोड़ा गाइड किया एडवर्टाइजिंग से के हिसाब से, क्योंकि हमने की थी। आज तो वो बहुत सीनियर आर्ट डायरेक्टर है, इंडस्ट्री में मूवीज़ भी करता है और बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छा है। हमारे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। कभी कभी 1-2 तो ऐसे निकल ही आते हैं जो जैसे बोलते एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, पर पूरा तालाब अच्छा हो ना तो वो एक मछली से हट जाते हैं थोड़े टाइम में। पहले तो सब रंग में रंग भरता है, फिर वो हट ही जाते हैं। मेरे एक्टर्स भी 17 साल पुराने हैं, एक सीरियल से दूसरी सीरियल, क्योंकि कॉमेडी करना इतना आसान नहीं है और उनकी टाइमिंग, उनका ये बहुत अच्छे है। और इनफैक्ट कोविड में कितने लोग रीच आउट किए, कितने लोगों को मैंने रीच आउट किया, पर वो लोग इतने अच्छे थे कि कितने लोगों ने तो हेल्प भी नहीं ली कि जब मुझे चाहिए आप है, अब मुझे मैनेज करने दो। एक था एक लड़का जो मेरे लिए कभी काम नहीं किया था, अनिरुद्ध पाठक। उसको तो वेब सीरीज़ में से पिकअप किया, एयरलिफ्ट करके लेके गए थे, पर उसने मेरे से एक पैसा नहीं लिया कि मैं मैनेज। इट्स वेरी कमेंडेबल। जैसे मेरी सौम्या टंडन थी, शुभांगी, आसिफ भाई, रोहित, सारे एक्टर्स उन्होंने कोविड में आके सेट पे शूट किया। फिर सौम्या का तो छोटा बच्चा था, उसने मुझे बोला प्लीज़, मेरी मम्मी भी बुढ़ी है, बहुत ओल्ड है, बुढ़ी ने ओल्ड है सॉरी, और बुजुर्ग है, और मेरा बच्चा है जिसको फुल वैक्सीनेशन नहीं है। उसने मुझे बहुत टाइम दिया रिप्लेस करने को, जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कैरेक्टर को रिप्लेस करने में। तो फिर उसकी जगह में नेहा आई, फिर अभी विदिशा आई, और शिल्पा की जगह में शुभांगी आई। शुभांगी 8 साल से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आसिफ भाई और रोहिताश के तो मैं क्या बोलूँ, वैभव माथुर, फिर योगेश त्रिपाठी, जिसके लिए जो कैरेक्टर इतना अच्छा था, वो एक एपिसोड के लिए कैरेक्टर आया था। और भगवान जी ने तो मैं सोचती हूँ भाभी जी पे हाथ ही रखा हुआ है।
वो एक एपिसोड के लिए आया, वो बुंदेलखंडी बोलता था। मैं बोला संजय को बस अभी उसको मत लाना, वो बुंदेलखंडी बोलता है। उसके ऊपर से पूरी सीरियल चालू हो गई जो 5 साल से चल रही। उन लोग बोले नहीं ये कैरेक्टर बहुत मस्त है, शशांक और संजय, और उन लोग राइट है। उनके ऊपर से पूरी एक्टिंग तो योगेश की बहुत अच्छी थी, वो FIR से करता था लैंग्वेज के। उसके ऊपर एक पूरी सीरियल चालू हो गई जहाँ पे हिमानी जी भी है, बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही है, गीतांजलि है, बहुत सारे लोग हैं। तो योगेश के ऊपर एक सीरियल चालू हो गई। फिर वहाँ पे सुमित अरोरा भी है जो चिड़ियाघर में करते थे। वो एक सुपर एक्टर और सुपर ह्यूमन बीइंग तो मेरे सेट पे सारे हैं। वो मैं सोचती हूँ कि हम कोई मुगल आजम या लगान नहीं बना रहे हैं, पर हमारे अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छे वाइब से एक सीरियल चलती रहती है। उनमें कॉमेडी में ज़रूरी है कि हर एक को हर एक के साथ एक बॉन्डिंग हो। अब अगर रोहिताश जी और एसिड जी की बॉन्डिंग देखेंगे तो सुपर, बाबा नहीं बोलूँ खराब हो जाएगी। तो वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इतने जेंटलमैन हैं। शिवांगी भी बहुत अच्छी है, मेरी डायरेक्टर हर्षदा भी जो है, ऋत्विक जो शशांक को असिस्ट करता था वो भी हप्पू डायरेक्ट करता है। सब लोग सेट पे क्या बोलूँ, मेरे टेक्नीशियंस तो जैसे राजा दादा को गणेश असिस्ट करता था, वो अब वो कैमरामैन बन गया है। मे आई कम इन मैडम में वो भी करता था। फिर सब हीबा, जीजा जी छत पर है, मैं हीबा थी। हीबा तो मेरे बच्चे के जैसी है, उसने एक से दूसरा शो मेरे साथ किया है। कुछ भी करना हो तो मुझे पूछेगी, इतनी प्यारी है, इतना प्यार देती है, और मुझे भी उस पर बहुत प्यार है। हीबा पे, सौम्या पे, शिवांगी पे, सब पे मेरे सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस सुपर। और मुझे इतना भरोसा है कि पानी यहाँ तक पहुँच गया होगा बारिश में, 9 बजे मेरी लाइट्स ऑन होगी क्योंकि सारे टेक्नीशियन वहाँ पे ज़रूर होंगे। और जो खास करके मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि खास करके जो ये जो ड्रामा इंडस्ट्री से आते हैं, जो प्लेस कर चुके हैं, नाटक कर चुके हैं, वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ड्रामा वाले, वो लोग को कैरेक्टर में घुसने में टाइम नहीं लगता। वो लोग सच्ची में बहुत और मुझे लगता है कि आसिफ जी ने तो ये शो में कुछ 360 कैरेक्टर्स प्ले किए। कभी जोकर प्ले किया, इतना अच्छा मेकअप जोकर का लगा के, कभी लेडीज प्ले किया, कभी यूरोपियन लेडी प्ले किया, इतने रोल्स किए, कभी दर्जी प्ले किया, पर वो लहजा भी चेंज करते हैं। कभी कबड्डी वाला प्ले किया तो उसकी ही लैंग्वेज बोलते हैं। और रोहितास जी ने भी बहुत रोल्स प्ले किए, पर नासिर जी ने इसलिए ज़्यादा किए क्योंकि अंगूरी थोड़ी बोली है ना, तो उसको बुद्धू बना सकते हैं, दर्जी बन के, ये बन के। वो दूसरी गोरी मैम स्मार्ट है, तो उनको बुद्धू बनाने में वो पकड़े जाते हैं रोहितास जी। तो उनको इतने गेटअप्स नहीं, पर वो इक्वली ग्रेट एक्टर है। और क्या बोलूँ, उनकी फैमिलीज भी बहुत अच्छी है। कोविड में इतना काम करना तो बहुत ही, और मैंने जब पूछा था सबके से कि हम एक बबल बनाए, जैसे सेट पे ही रह जाओ, खाना वाला सेट पे ही खाना बनाएगा, सेट से कोई बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता। हर 15-20 दिन के बाद में जाने देंगे, 2-3 दिन घर, फिर टेस्ट करके लाएंगे। तो सब लोग अग्री हुए ये करने के लिए, और इतनी टेस्ट हम कराते थे। मेरे को जब कोविड हुआ था, रात रात में टेस्ट के रिजल्ट्स आते थे, तो मैं देखती थी कि अगले दिन कोई कोविड वाला सेट पे ना चले जाए, क्योंकि फिर हमको वो टाइम में 14 दिन सेट बंद करना पड़ता था। तो अगर कोई कोविड वाला आदमी सेट पे चले गया तो मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के देखती थी किसका रिजल्ट आया। पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट भी था, मेरे को पूछना पड़ता था ये टिंकू कौन है, ये बबलू कौन है, क्योंकि सेट पे तो वो राजू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, तो बोलते हैं ये तो सो एंड सो शेख है, ये तो उमर शेख है, ये तो अपा शेख है, ये तो गोविंद है, ये तो पूरा नाम है गोविंद ठाकुर है, ये तो ये है। तब मैं नोट करती थी, क्योंकि पहले टाइम तो मैं सोचती थी ये टेस्ट किसका, ये तो हमारे लिए काम नहीं करता है, लेकिन पेमेंट्स में लिखा है कौन है ये, फिर पता चलता था। और एक टाइम तो हम बहुत शो करते थे, पर अभी हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत लिमिटेड वर्क करेंगे। ये संजय जी ने डिसाइड किया है। तो हम बहुत शो भी करते थे। तो एक टाइम मेरा अकाउंटेंट, 10 साल पहले मेरा अकाउंटेंट फर्जरी करके सारे पैसे लेके भाग गया। 14 प्रॉपर्टी ली है उसने। हम लिटरली बहुत पैसे चले गए हमारे।
लेकिन मैं ये बोलूँ कि हमारा एक रेपुटेशन है कि आपके पैसे अगर वेडनेसडे आने हैं तो ट्यूसडे आ जाएंगे, थर्सडे नहीं आएंगे। और जब ये हुआ तभी भी हमने लोगों को डेट पे पैसे दे दिए सबके, हर महीने लोन लेके डेट पे दे दिए। कि कोई कोविड में भी मेरे बहुत सारे जो हमारे साथ चालू हुए जूनियर आर्टिस्ट, सप्लायर, कैमरामैन, पूछा कि आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है जब एक शो बंद हो गया, तो संजय जी ने बोला नहीं, ये टाइम पे सारी एडजस्टमेंट्स हमारी, आपसे कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए। तो कोविड एक बहुत टफ टाइम था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। मेरी फिर बीच में मेरा एक, नॉट कोविड से नहीं, मेरा एक बहुत ही अजीज एक्टर दीपेश भान, वो क्रिकेट खेल रहा था, ऐसे ही गिर गया। सब लोग ने बोला, उसके फ्रेंड्स में बिल्डिंग में बोला दीपेश मस्ती मत कर, मस्ती मत कर, ऐसे घुमाया तो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। हॉस्पिटल 3-4 मिनट की दूरी पे थी, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो गुजर गया। और वो इतना अच्छा लड़का था कि मैं हमेशा सोचती थी मेरे बच्चे इसके जैसे हो, मेरे बच्चे इसके जैसे। सेट पे आएगा, ऐसे प्रे करेगा 10 मिनट, किसी से झगड़ा नहीं, किसी सबको गुड विश करने वाला, इतना मैनर्स उसमें भरा हुआ था, इतना मैनर्स सबके प्रति कि मैं क्या बोलूँ आपको। वो एक ऐसा इंसान था कि एक फरिश्ता गॉड ने ज़मीन पे रखा था, वैसा था। तो हमने काफ़ी अवार्ड्स उसके नाम पे लिए। दीपेश तो सबके दिल में अभी भी बहुत रहता है कि दीपेश सबके, और सब यूनिट वालों ने, उसने ये बोलना तो नहीं चाहिए, सब यूनिट वालों ने उसके घर पे 40 लाख का लोन था, और गाड़ी पे भी, और दूसरी चीज़ें भी। उसकी एक बहुत यंग वाइफ और बच्चा था। यूनिट में से लोगों ने इतना डोनेशन दिया। सौम्या ने सब कलेक्ट किया कीटो पे। सौम्या तो इतनी अच्छी थी, लोगों को बोलती थी कि मैं नवरात्रि में आ जाऊंगी, डांस करूंगी, आप पैसे वहाँ डाल दीजिए, ये करिए वो करिए। वो तो एक देवी है। सबने सेट पे से, हमने ऑफिस में से इतनी मदद की कि उसका घर का लोन, उसकी वाइफ लोन फ्री घर में चले गई, 40 lakhs, एंड विद इन हार्डली एनी टाइम। तो मेरे एक्टर्स, एक एक टेक्नीशियन ने ज़बरदस्ती पैसे दिए। जब वो भी गए तो उनको कैश भी दिया, ये भी दिया। तो अपनी, जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा सेट है ना, वो एक वर्किंग फैमिली है, वो एक फैमिली है। वो हर एक दूसरे के लिए हमेशा होते हैं, हमेशा। तो इट्स लवली। अभी ये हमारे सेट के ऊपर एक और जो अमिताभ बच्चन का रोल करते थे, सब्जी वाला, जो फिरोज़ खान जी, वो भी गुजर गए। वो इतना, फिरोज़ खान जी ने हमारे 3-4-5 शो में काम किया था। वो बिल्कुल बच्चे के जैसे थे। उनको कोई एक्टर कुछ बोले, इसने मुझे ऐसे बोला, उसका मतलब ये है, तो फिर सब समझाते थे, फिरोज़ भाई उसने ऐसे बोला ही नहीं आपको, फिरोज़ भाई। फिर मुझे फ़ोन करेंगे, फिर मैं वो एक्टर को डांटूंगी, आपको मालूम है ना फिरोज़ भाई इमोशनल है, सॉफ्ट है, उसके साथ सॉफ्टली बात करने का। फिर सब लोग फिरोज़ भाई को जब भी आते थे स्टार बना के रखते थे। फिर फिरोज़ भाई थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, फिर उनका कॉन्फिडेंस भी चले गया। मैं उनको बोलती थी, फिरोज़ भाई आप सेट पे आइए, खाली खाना खा के जाइए, वो दिन की सैलरी हम आपको देंगे, आप सेट पे आइए। पर वो आए ही नहीं। दूसरे एक्टर्स लेने भी गए, जैसे जो प्रेम चोपड़ा प्ले करते या डॉक्टर, उनकी बिल्डिंग में ही रहते थे, गए उधर नज़दीक रहते, गए कि आप आइए मेरे साथ में, आप सेट पे आइए ना। मैम ने तो बोला आप खाली आने के, हमने सोचा वो सेट पे आएंगे ना, वो बहुत उम्दा एक्टर थे। हाँ बहुत अच्छे एक्टर। तो हमने सोचा वो आएंगे ना, उसको सब्जी का रोल कराते थे। उसको नकली अमिताभ बच्चन बना के वो घुमाया था एक टाइम आसिफ भाई ने अंगूरी के लिए, वो कुछ भी कर लेते थे। तो हमने सोचा वो आएंगे, 1-2 दिन खाना खाएंगे, सबसे मिलेंगे, तीसरे दिन हम उससे एक सीन कराएंगे, चौथे दिन एक सीन कराएंगे, और फिर अच्छे से उसको ढाल लेंगे उसमें। पर वो नहीं आए, और वो नहीं गए, वो जा ही नहीं सकते थे, वो घर के बाहर ही बैठे रहते थे खड़े। रात को कभी फ़ोन करते थे 12 बजे, मैं फ़ोन करूँ, कहते हाँ, बोले कि मैं क्या रेस्ट ले लूँ। मैंने बोला आज ले लो, बट कल डॉक्टर को पूछ के लेना, आज ले लो। बहुत एंशियस थे वो, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे, उनको एंजाइटी होती थी, क्योंकि काम नहीं था, काम वो कर नहीं सकते थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। उनकी माँ का तो क्या ख्याल रखते थे। वो गांव जाके मम्मी उनकी गुजर गई, फिर हार्डली थोड़े टाइम में वो गुजर गए। उनको हमेशा मम्मी, मेरी मम्मी की याद आती है, मेरी मम्मी की ये। वो इतने सॉफ्ट थे ना कि ऐसा सॉफ्ट इंसान मैंने नहीं देखा। दीपेश भी बहुत सॉफ्ट था, लेकिन ये तो कुछ एकदम बेबी की तरह थे, जरा जरा में रोते थे।
सच्ची भी रोते थे। चलिए मुझे ये था कि जब आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत अच्छी चल रही थी, कौन सी? एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हाँ। तो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दौरान आपने लोगों ने ऐसा क्या सीखा कि आपको लगा कि नहीं अब हमको सीरियल बनाने चाहिए, टीवी के लिए काम करना चाहिए? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अच्छी चल रही थी और लेकिन सीरियल में इतना काम मिला ना, मैनेज नहीं कर पा रहे थे और इसलिए हमने सीरियल ज्वाइन किया। पहला सीरियल कौन सा मिला था, क्यों मिला था, कैसे मिला था वो? हाय जिंदगी बाय जिंदगी। उसमें जसपाल भट्टी जी भी थे। तो जसपाल भट्टी जी ने कभी प्राइवेट चैनल पे काम नहीं किया था और हमारे स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अग्री किया काम करने, तो हमको जी पे मिली। सेकेंड वाली हमने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सुनाई सोनी पे, फैमिली नंबर 1, जो टेलीविजन हिस्ट्री में वन ऑफ द 5 बेस्ट है। तो हमको वो तो एक ही सुनाने में मिल गई, तो वो भी बहुत अच्छी चली। तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी और हमको मज़ा आ रहा था क्रिएटिविटी में, हर एक दिन एक नई चीज़ क्रिएट करने में, कपड़े पहनाने में। जैसे हमारे लिए हमारी सीरियल जो है ना एक बच्चे की तरह है। मैं आज इसको कौन सी टोपी पहनाऊँ, आज मैं उसे कौन से सॉक्स पहनाऊँ, कौन सा पाउडर लगाऊँ बच्चे को। ये एक क्रिएटिविटी में एक, जैसे आसिफ जी के लिए हम लोग अलग अलग रोल्स क्रिएट करते थे, पर उसमें आसिफ जी है, पर गेटअप और लैंग्वेज और तो ये हर चीज़ एक नया एपिसोड, एक नई चीज़ के ऊपर हम बहुत केयरफुल भी रहते हैं। जैसे हम बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर नहीं करते, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत लोगों को दुख हुआ था। तो हम जैसे एक बार स्क्रिप्ट आई थी बॉम्ब ब्लास्ट पे, हमने पूरी फाड़ दी थी कि नहीं लोगों के, हम मोटे लोगों पे नहीं करते हैं, ऐसे बॉडी शेमिंग ऐसे सब नहीं करते हैं, हम मजाकिया चीज़ों पे करते हैं। तो ये ही हमारा मकसद है कि हमारी ऑडियंस खुश रहे, हमको अप्रिशिएट करे। जैसे मैं वो दिन एक बड़े पेपर को बोल रही थी कि मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है ना, कहीं भी मैं भाग जाती हूँ। तो मेरी पर्स दरवाजे के पास ही है, अवार्ड है, अच्छा थाने में चलो। पर अभी मैं थोड़ा कम जाती हूँ बहुत। संजय जी अवार्ड में नहीं जाते, सिर्फ ITA वाले में जाते हैं। संजय जी फोटो नहीं निकालना चाहते हैं, अवार्ड में नहीं जाते, वो बस अपना काम करना चाहते हैं। संजय जी लिमिटेड काम करना चाहते हैं और अच्छा, मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, पर मैं 18 घंटे काम करती हूँ, 16 मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। जब मेरे पास काम नहीं होगा ना, मैं किसी को बोलूँगी तेरा शो फ्री में सेटअप कर दूँ, तेरा ये सेटअप कर दूँ, कपड़े कर दूँ तेरे शो फ्री में। मेरे को काम करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बाकी के प्रोड्यूसर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोड्यूसर्स का जो मेन ग्रुप है वो एकता भी एक देवी है। जब भी कुछ होता है, जैसे कारगिल का हुआ था और अभी तो पुलवामा का हुआ, तो पुलवामा में मेरे को संजय जी ने एक टाइम बोला कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मैंने 2 पुलवामा सोल्जर्स जो महाराष्ट्र से थे ना, उनको लोकेट किया। तो हमने उनको घर पे बुलाया, एकता जी, बीपी जी और मिसेस गुहा ने पैसे दिए, तो हमने वो लेडीज़ को और उनके बच्चों को 1-1 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट किए उनके लिए। HDFC आई थी, उन्होंने हेल्प की और हमने एक लंच रखा था जिसमें किसी को कुछ नहीं लाना है। हम एक बालकनी भर के चीज़ें लाए थे, 2 इनोवा में भी फिट नहीं आए, तो वो लोग आते थे, खाली उठाते इनको देते थे चीज़ें। और साउथ इंडियन लंच था। तो एकता ने भी बहुत, जब एकता ने, कोई एक्टर ने मांगा है कि मेरे को कोविड है जैसे, या किसी ने बोला है, तो एकता तो मुझे लगता है कि बहुत कर, अरे भुज के लिए, भुज अर्थक्वेक हुआ था तो हमने 9 मेडिकल कैंप्स भेजे थे, तो एकता ने बहुत पैसे भेजे। मैंने बोला भाई मैं चीफ मिनिस्टर फंड नहीं हूँ, मैं कोई रिसीट नहीं दे सकती, मेरे को मत भेजो लोग। तो नहीं, बोले यहाँ से फास्टर यूज़ होगा, बेटर यूज़ होगा। हमने सबको, सब बिल्स, इनकम टैक्स का ये वो सब भेजा सबको। तो एकता बहुत हेल्पफुल है, बहुत लोगों के लिए, उसका दिल बहुत अच्छा है। और सारे प्रोड्यूसर्स जैसे राजन शाही, GT, संजय वाटवा, श्याम आशीष मेरे फेवरेट, सिद्धार्थ, अब कितने नाम लो, अभिमन्यु, सिद्धार्थ, ये गोकुल, सब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स सब। और सब एक दूसरे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सब एक दूसरे के लिए भागते हैं। जैसे किसी के सेट पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो अपने लोगों को भेज देते हैं। जब मुझे पता चलता है किसी के सेट पे फायर हो, मैं पूरी टीम को भेज देती हूँ अपने वहाँ से फायर इक्विपमेंट लेके, या हेल्प करना कोई भी चीज़ में। चैनल्स में भी लोग बहुत अच्छे हैं। लकीली एक अकाउंटेंट के अलावा भगवान ने मेरी ज़िंदगी में वर्किंग फैमिली, मेरी नॉर्मल फैमिली
मेरे इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स जो फैमिली की तरह है, बहुत अच्छे रखे हैं मेरे इर्द गिर्द। जब आपने शुरुआत की थी टीवी पर काम करना, तो शुरुआत में सफलता के बाद कुछ अपसेट भी हो पाए थे, कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, एक दो से आप नहीं चले थे। जैसे आप नाम लीजिए। नाम नहीं लेना चाहता, तो क्या सीखा आपने उससे? किस ढंग से आपने अपने आप को रिसर्च किया? जब एक दो से गड़बड़ी हुई, बड़ी गड़बड़ी भी हुई, लेकिन जब ये बात सामने आई कि हम सही थे और वो गलत थे, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया किसी के साथ, हम तो 1 रुपया नहीं रखते, क्यों हमारे साथ। तब संजय जी ने एक दिन मुझे बोला, सीलिंग पे हम आ रहे थे, मुझे याद है, संजय जी ने, देख बनाइफर, तू उसका बुरा मत चाहना, तू वो विश जो है बुरा वो हमारे लिए अच्छा चाहने के लिए रख। संजय जी की मम्मी सरदार है और वो मेरी बच्ची की तरह ही है, तो संजय जी वैसे ही है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत सही बात है। संजय जी किसी के लिए कुछ भी दिल में नहीं रखते। मैं रिवेंज नहीं लूँगी, पर मैं ज़रूर याद रखूँगी कि ये वापस हो सकता है इससे, क्योंकि हमने अपने अकाउंटेंट को भी पहले पकड़ा था। तो उसके बाद में संजय जी ने मुझे फ़ोन किया कि चला वो रो रहा है। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोला नहीं, वो रो रहा है, मैंने रख दिया। अगर रख दिया, संजय जी की जो ज़बान है उस पर मैं चलती हूँ। मैंने सोचा ऑफिस में एक ही बॉस होगा और वो संजय है, नहीं तो घर पे झगड़े होंगे, मैं तो वो होगा। तो उसको रखा, तो हमने सोचती थी, अब वो उसको चांस दिया, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा। 5 साल में तो वो सब लेके भाग गया। तो अभी मैं तो याद रखती हूँ और बहुत केयरफुल रहती हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा करे तो उसको ऑन द स्पॉट भी सॉरी आप चाहिए। इंडस्ट्री में नहीं बोलूँगी आपके लिए, पर आप चाहिए। और किसी प्रोड्यूसर ने डाला कि ये बहुत सता रहा है, तो उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे दोस्तों को सताया तो मेरे को क्या छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और खासकर वो बहुत रेयरली टेक्नीशियन होता है, वो ज़्यादातर एक्टर होता है। एक्टर को ये भी समझना चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटर से बनती है। मैं तो सोचती हूँ राइटर हीरो है स्क्रिप्ट का। मेरे एक्टर जो है, राइटर 100 आउट ऑफ 100 स्क्रिप्ट देता है। मेरे राइटर डायरेक्टर से उसको 100 में से 1000 में तब्दील करते हैं। पर ये एक जॉइंट एफर्ट होता है। अब वो क्या सोचते हैं, मुझे तो बदली कर ही नहीं सकते। बहुत जगह ये हुआ है, मुझे तो बदली कर ही नहीं सकते हैं, मैं तो फेस हूँ ये शो की। पर आप देखिए ना, राजन शाही जी ने ऑन द स्पॉट एक्टर्स को निकाल दिया है और शो की टीआरपी भी नहीं गिरी है। हमने भी किया था 2 शोज में, टीआरपी उनके ऊपर गई थोड़ी, राजन जी की भी और गोपी बहू की भी। तो ऐसे है ही नहीं कुछ। बट कभी कभी वो ऐसे चैनल को भी बोलते नहीं, अभी यार वो पॉपुलर हो गया, अब आपको मुझे ट्रिपल पे करना पड़ेगा। वो फेयर नहीं है ना। जैसे मेरे भाभी जी, सब लोग बोलते वो भाभी जी चैनल चला रहे, नहीं, अगर चैनल ने वो शो नहीं लिया होता, एन टीवी ने, जी टीवी ने, तो वो शो मेरे घर पे शायद होता आज। हाँ, मेरे घर पे होता, शायद किसी और ने भी नहीं लिया होता। उन्होंने लिया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया दिखाने को, उनके ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म के ना वो शो देखा, तब वो शो पॉपुलर होके मल्टीप्लाई हुआ। तब मेरा एडिशन उनके प्रति हुआ कि देखो मैंने ऑडियंस लाके दिया अच्छा काम करके। पर उन्होंने मुझे अच्छा काम करने का मौका दिया, उन लोग नहीं देते। एक सब लोग बोलते अरे एन टीवी इज नोन एज भाभी जी घर पे है, पर भाभी जी घर पे है, एन टीवी लेते नहीं, तो मैं कहाँ होती। मैं तो बोलती हूँ मैं रात को 12 बजे भी वहाँ जाके सिर बोलिंग मिसेस को सिर पे खड़े हो जाएंगे, मैं करने तैयार हूँ, क्योंकि चैनल और मैं ऐसे है, एक फैमिली है। कोविड में भी मैं बोलती थी ये शो मेरा और चैनल मेरी शिप है, अगर मुझे करना पड़ा तो मैं बाहर कूद के शिप को धक्का मार के भी शॉर्ट पे ले जाऊंगी, लेकिन मैं ये बंद होने नहीं दूंगी। और सबने साथ दिया उसमें, चैनल ने भी, एक्टर्स ने भी, टेक्नीशियंस ने, सब ये समझते थे समझाने पे कि देखो भाई ये बहुत क्रूशियल टाइम है इंडस्ट्री के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो सब समझते थे, ऐसे नहीं कि उनको कोविड नहीं हुआ। मेरे को और संजय जी को तो 70% लंग डैमेज हुआ, परंतु वो है। और सबका रिकॉर्ड, जैसे मैं सबको बोलते थैंक यू, मैंने बोला नहीं भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरा रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड यहाँ से नहीं आता, वो वहाँ से आता है, वो ऊपर से आता है। जब भी कोई चीज़ बुरी हुई है ना, मैंने देखा वो अच्छाई के लिए हुई है। छोटी बुरी चीज़ में से बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। इसलिए मुझे जब कोई नया सीरियल शुरू करना होता है,
कैसे प्लान करती, कैसे आप उसका सब्जेक्ट कैसे सुनती है, विषय कैसे चुनती हैं? वो बैठ के उन लोग बनाते हैं, संजय जी और उसकी टीम बैठ के बनाते हैं। अगर कोई राइटर ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है उसको इंक्लूड करके बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट। फिर हम सोचते हैं इसके, हमारी कास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक शो ऑलरेडी हम कास्टिंग हो चुकी थी, इतने में हिबा ने एक शो मेरे साथ किया था, मुझे पूछा रोल क्या है, ओके है वैसे के लिए करना है कर। जब वो ऑफिस में आई फाइनल पेमेंट लेने, तो मैंने उसको देखा और शो की कास्टिंग हो चुकी। मैंने बोला हिबा तो परफेक्ट है इसके लिए। तो बोली बेसिकली मुझे आपसे ही काम करना। उसने कहीं और साइन किया था, मैंने उनसे पूछा छोड़ोगे क्या, छोड़ा। मैंने चैनल को बोला हिबा ही करेगी। उसने किया तो उसकी पॉपुलैरिटी वो रोल में ऐसे फिट आ गई ना, जैसे नेहा मैडम में, शुभांगी भाभी जी में, शिल्पा भाभी जी में, शिल्पा शिंदे भाभी जी में, शुभांगी, आसिफ भाई, ये सब FIR, ये सब आइकॉनिक रोल्स है। लोग अभी भी चंद्रमुखी चौटाला को याद करते हैं, अंगूरी को, ये सब तिवारी, भभूति जी, ये सबको याद करते हैं। योगेश को हप्पू, हप्पू के नाम पे सीरियल हप्पू की उल्टन पलटन वो हप्पू है। मैडम में संदीप को और नेहा को हर सीरियल में, जैसे इसमें इलायची हिबा थी, तो ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स है। सीरियल में क्या है, कैरेक्टर्स चलते हैं, आपकी स्टोरी, फिर आप कैरेक्टर से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बने हो ना तो कैरेक्टर्स चलते हैं। ये सब संजय जी और डायरेक्टर शशांक ने मुझे सिखाया है कि कैरेक्टर्स चलते हैं। हमारी कास्टिंग बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होगी, भले वो नई लड़की हो। जैसे कविता कौशिक टेस्ट देने आई थी, हमारे को एक गुजराती लड़की चाहिए थी। उसने सर ने उसको बोला, उसके फादर जो थे वो ये लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि वो इंस्पेक्टर वहाँ रह चुके थे। बोला चल तो वो बोल के सुना, उसने किया ना, तो संजय जी ने बोला कैरेक्टर चेंज, इसको साइन कर लो अभी। तो हमने पूरा कैरेक्टर चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके, हरियाणवी करके उसको ले लिया। जैसे शिव पंडित उसके सामने रखा था, तो शिव पंडित नया था, तो हमने बोला ये वो नहीं कर पाएगा, तो उसको फ्रॉड इंस्पेक्टर बना दिया कि वो कुछ भी करे, तो वो चोर था जो यहाँ आ गया करके। तो वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जो फिर हम उनके कपड़े भी देखते हैं। हम कभी भी किसी को लो नेक शॉर्ट ऐसे नहीं पहनाते, हम अट्रैक्टिव पहनाते हैं लेकिन क्लासी पहनाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली ऑडियंसेस, जैसे मेरी फैमिली नंबर 1 में बहुत अट्रैक्टिव यंग गर्ल थी, हम उसको ड्रेस पहनाते थे नी स्तर का, कभी भी शॉर्ट वॉट ये लो नेक ये सब हम कभी नहीं करते। कॉमेडी में जैसे होता यह है कि हर एपिसोड में लंबा सीरियल चलाना है तो करेक्टर में कोई नई नई चीज़ें डालनी होती है। जैसे आपने कहा कि रोहतास ने कई करेक्टर्स प्ले किए, आशीष जी ने भी। हाँ, तो जो चेंजेस करने होते हैं वो कैसे सोचती हैं आप? क्या कुछ बाहर ऑब्जर्वेशन होता है या कोई रिसर्च होता है, क्या होता है ये? होता है, जैसे कोई ड्रंकर्ड का कैरेक्टर, हम देखते किसी ने ये कैरेक्टर किया है, उसके कपड़े क्या होने चाहिए, वो कितना गंदा बाल बिखेर के होना चाहिए, और एक्टर्स का भी बहुत इनपुट होता है उसमें। आशीष जी बहुत टाइम अपने क्लोथ्स भी चूज करते हैं, मुझे ये कपड़ा रेफरेंस का चाहिए, तो उनके वो कपड़े बनते हैं। जैसे वो फिशरमैन बने थे, हम दो बड़ी बड़ी बोट लाए थे, नेट्स लाए थे। जैसे विलेज बना था तो हमने सब हट्स बनाए थे, वो लोग हट के अंदर नहाते थे सब। तो उन लोग का फिशरमैन का कॉस्ट्यूम पूरा रिसर्च होके होता है, ऐसे ही लुंगी पहना के नहीं भेज देते। वो फिशरमैन की लुंगी इधर तक ही होती है, ऐसी वाली कलर्ड कैप होती है, दूसरे टाइप की बंडी होती है। जैसे वो लोग रेसलर बने थे तो रेसलर के कॉस्ट्यूम, उस पर ड्रेस डिज़ाइनर को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और बेचारी काफ़ी डांट भी खाती है। ये जो सारा रिसर्च होता है उसमें आपकी कितनी भागीदारी होती है, आप कितना हिस्सा लेती है रिसर्च में? मैं सब कपड़े देखती हूँ कि क्या बना है क्या नहीं, पर मैं अपने डायरेक्टर और एक्टर पे छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद में उनको कोई चेंजेस करने होते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे अगर नहीं लगा कि ये किस एंगल से गांव वाली दिखती है कि तुमने उसको, जैसे हप्पू में वो बहुत पिछली गली में रहते हैं, वो लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं बंगले में जैसे कि तिवारी और विभूति की फैमिली, तो कभी उसको एकदम नेट वाली छुपा छुप ब्लाउज साड़ी पहना देना,
तो फिर मैं फ़ोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये क्या है, उसको तुम क्यों कटरीना कैफ बना रहे हो? वो बनाओ, अच्छे पहनाओ, लेकिन ऐसे झुक झुक पहनाओ जो उसके वहाँ पहनते हैं। Correct. आजकल तो सब लोग अच्छे डिज़ाइंस फॉलो करते हैं, बोलते हैं मुझे वो वाली साड़ी चाहिए, मुझे ये पिक्चर में जो इसने पहनी थी वो चाहिए, तो वो आ जाती है मार्केट में, वो ठीक है, पर उसको ओवर द टॉप मत करो। अनलेस के कोई फेस्टिवल हो, वो फेस्टिवल में तो वही पहनेगी। टीवी इंडस्ट्री में जो महिलाओं के किरदार हैं वो बहुत अलग रहे हैं। हाँ, एकता कपूर के जो कुछ सीरियल आप देखिए अलग हैं और कुछ सीरियल में उनके महिला किरदार बहुत अलग हैं। उन सारे किरदारों को देखते हुए आपने अपने किरदार क्या उनके कैसे तय किया? उनके तो सोप्स है ना, तो उस हिसाब से उनमें कोई मॉडर्न लड़कियां भी आती है, कोई फैमिली लड़कियां होती है, उसके हिसाब से वो तय करती है। हम भी, हमारी गोरी मैम वेस्टर्न है, तो उसको वो टाइप साड़ी भी बहुत पहनती है, और उसके ब्लाउज और साड़ी उस हिसाब से होते हैं। अंगूरी भोली है, अंगूरी घरेलू है, तो वो हमेशा ऐसे पल्लू डाल के, लेकिन उसके घाघरा चोली काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई कोई तो बहुत अच्छे लेटेस्ट फ्रिल्स वाले और सब होते हैं। उसकी ज्वेलरी भी, और उसकी ज्वेलरी झुमका और इंडियन होगी, उसकी पूरी वेस्टर्न होती है, क्योंकि वो ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है। तो हिबा को भी हमने खाली सलवार कमीज दुपट्टा दिया था, उस हिसाब से ही रखते हैं। जैसे राजेश है हप्पू की उल्टन पलटन में, तो उसको साड़ी ही देते हैं उस हिसाब से। हिमानी जी को भी अच्छे ब्लाउजेस देते हैं, जैसे बनारसी है वो, पन उस हिसाब से रखते हैं। कभी उसको जॉगिंग करने का शौक को निकाल देते हैं तो ट्रैक पैंट भी दे देते हैं, पर वो एक फनी लेवल पे स्वीट होता है, वो बहुत स्वीट भी है हिमानी जी, ऐसे बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, सही बात। हाँ एकदम क्यूट है। संजय जी की फेवरेट है। हाँ, संजय जी की फेवरेट है, पहले से सालों से उन्होंने साथ में काम भी किया था। तो हिमानी जी ने एक सीरियल किया था हमारे लिए, हम आपके हैं वो, तो वो तब से ही बहुत क्यूट है, वो क्यूट है, उसमें बात करने में भी, ऐसे सेट पे गुस्सा होने में भी। या हम ये बात करें कि टीवी इंडस्ट्री में किस तरह की औरतें दिखाई जा रही हैं और उनसे आप कितना सहमत हैं? उस तरह की औरतें दिखाई जा रही थी, है जो बहुत रियल है अभी। जैसे कोई लॉयर बन सकती है, कोई ग्रूमिंग क्लासेस चलाती है जैसे हमारे में है, कोई जो घर भी संभालती है, क्योंकि वो मानती है उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, पर वो अन्याय नहीं सह करेगी। जैसे आप अनुपमा देख रहे हैं, अनुपमा पर जुल्म होते हैं, पर वो उसमें से निकल के आती है। तो हर घर की लेडी सोचती है, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा मैं ये करूँ। हाँ, अनुपमा में वो क्लासेस चालू करी, फिर वो कॉन्टेस्ट सुपर शेफ का भी जीती। हमारे अंदर भी लेडीज़ इलेक्शन में खड़ी हुई है, जीती है, डांस कंपटीशन में जाती है, जीतती है। तो दिखाते हैं कि वो घरेलू है, उनके हस्बैंड्स उनको इनकरेज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो लोग जीतते भी हैं चीज़ें। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उन लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी सीरियल में जो सास है ना अंगूरी की, वो हमेशा अंगूरी की साइड लेती है, कुछ भी हो, गलत हो सही हो, वो अंगूरी की ही साइड लेती है। सास और इसके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मेरी एक सीरियल आ रही जिसमें ससुर और बहू का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो ऐसे भी, जैसे मेरी सास, मैंने बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बच्ची की जैसी, तो ऐसे रियल भी है ये चीज़ें। ऐसे जो टिपिकल दिखाए है सालों से वैसे नहीं है। और जो मिथ्स है, जो दकियानुसी बातें हैं, वो भी हटाई जा रही थी कि ये साइंस है। और हाँ, और हम ऑफकोर्स गॉड को प्रे करते हैं, लेकिन कोई गॉड हमें डराता नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। जैसे एक मूवी में था वो गॉड में कि गॉड, वी आर गॉड फियरिंग नेशन, वी आर नॉट अ गॉड लविंग नेशन। हमको तो गॉड को लव करना है, गॉड हमको लव करेंगे। हमारे से गलती हो गई, कुछ टूट गया, तो हमारे पेरेंट्स हमको फॉरगिव करेंगे पनिश करके हमेशा के लिए। वो यानी वैसे गॉड भी हमें फॉरगिव करेंगे, कुछ बहुत गलत हुआ किसी के साथ तो गॉड हमें पनिश करेंगे, और गॉड हमें लव करेंगे हमेशा। कुछ गलती से हो गया तो गॉड हमें क्यों पनिश करेंगे। तो ऐसे भी सीरियल में दिखाते हैं कि ये सब मिथ्स होती है।
हम अच्छाई में मानते तो हम सब तो वैसे भी कर्मयोगी है गीता से। आप सब बुक्स देखो, कुरान, गीता, सिंधी लोग की बुक, सरदार लोग की बुक, सब में सेम ही चीज़ लिखी है कि अच्छा करो और अच्छा पाओ। कई सीरियलों में हम देखते हैं कि किचन पॉलिटिक्स बहुत दिखाई जाती है, औरतों की आपस की जलन दुश्मनी बहुत दिखाई जाती है। इससे आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है सारा समाज का हिस्सा है? काफ़ी समाज का तो हिस्सा है ना हमारे वहाँ। 70-80% तो है ही कि हमारी 70-80% ऑडियंस रूरल है। बेचारे को बेटी हुई तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। हमने एक सीरियल किया था बहुत पहले, उसमें मैं रोज़ सोचती थी, वो सोप थी, मैं देखती अभी सास क्या करेगी, कपड़ के अंदर उसका हाथ बंद कर देगी, अभी उसको वो इस्त्री कर देने इस्त्री से जलाएगी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो वो करते ही रहते हैं। हमने कितना देखा है, क्राइम पेट्रोल में भी देखा है कि पति भी मारता है, सास भी मारती है, ससुर कितना एडवांटेज लेता है उसका, ब्रदर इन लॉ कितना एडवांटेज लेते हैं उनका। हमने रियल लाइफ में भी किसी को डोनेशन दी है हमारी लेडीज़ को, उन्होंने बोला मैडम ये एफडी आप ही रखिए अपने नाम पे, क्योंकि हम घर ले जाएंगे तो सास ससुर अपने देखभाल इसको उसको बाइक दिला देंगे, तो लेने ही नहीं आते। फिर कहीं ना कहीं वो लोग जाते हैं, बॉम्बे से होते हुए गोवा या कहीं भी, तो फिर स्टेशन पे जाके देना पड़ता है, पकड़ा देना पड़ता है। तो ऐसे भी होता है कि जो विडो हो जाती है उनकी रिस्पेक्ट, उनको जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसको। बहू लाते हैं कि ये तो हमारे घर की बेटी है, वो सब कुछ छोड़ के आती है, तुम्हारा सरनेम भी ले लेती है। जैसे वो ठाकुर थी तो वो भी दूसरा सरनेम कोहली बन जाएगी। वो आपके बच्चों को पैदा करती है, सृष्टि का निर्माण करती है। वो आप मंदिर में देवी रख के उसकी पूजा करते हो, देवी को घर में क्यों मार रहे हो, फिर क्या फ़ायदा है? वो लोग कितना कुछ उस पर जुल्म करते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें चेंज हो रही है। एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया में तो सास और बहू बहुत फ्रेंड्स है, साथ में मिलकर चीज़ें करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ये इक्वेशन 80-90% तो चेंज नहीं होगा। ये कोई स्ट्रे केसेस है जिसमें चेंज होगा। ये जो समाज में बुराइयां हैं, इसको बदलने के लिए टीवी किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है आपको लगता है? वो सिखाते ना उनको कि कैसे सबको अपनी तरफ करने का, कैसे होनहार करने का। कितनी दिया और बाती में तो उसने अपनी वाइफ को पढ़ने दिया, सिखाया, उसके पीछे अच्छे से किया चीज़ें। बहुत सीरियल्स में वो लोग अपनी वाइफ को कितना इनकरेज करते हैं, उनको कुछ बनाते हैं। दामिनी पिक्चर में भी एंडिंग में ऋषि कपूर ने अपनी वाइफ का साथ दिया। तो हर कोई जो करने के बाद में अपनी वाइफ का साथ देता है, बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, उसके तरफ होते। अगर उनकी माँ अच्छी है तो वाइफ को बोलते मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं तुझसे यही चाहता हूँ कि तो मेरी माँ का ख्याल रखे करके। जैसे संजय जी हमेशा मुझे बोलते हैं, वो मादर भक्त है, तो बोलते बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी माँ को सब अच्छे से देखे। तो वही है, टीवी सीरियल इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई। वो औरतों को ऊपर उठने का मौका भी देती है, सिखाती भी है, और मर्दों को दिखाती है कि आपकी बीवी आपकी अर्धांगिनी है, उसके उठने से आप भी उठेंगे, दोनों उठेंगे, बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। वो ध्यान तो देती ही है। पर आज भी आप देखेंगे, चलो शहर की बात करते हैं, लेडी 4 बजे उठती है, पानी भरती है, फिर खाना बनाती है, सबका टिफिन, फिर ट्रेन में लटक लटक के ऑफिस जाती है, ऑफिस से आती है, बच्चों को पढ़ाती है, पहले बच्चों को स्कूल से उठा के पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद में वो खाना पकाती है, खाना सर्व करती है, उसके बाद में बर्तन धोती है, फिर वो कब कभार सो जाएगी, सुबह में 4 बजे वापस उठ के और अपनी फैमिली ड्यूटीज भी करती है। कितने मर्द हिंदुस्तान में है जो बर्तन धोते हैं? मुझे नहीं लगता एक भी। तो ये कैसे बदलाव आएगा? बदलाव तो आ ही रहा है। पहले तो काम करने जाने नहीं देते थे जी। एटलीस्ट उसके लिए बाहर एक खुद का सेल्फ अचीवमेंट फीलिंग होती है, वो बाहर जाती है, वो अपने पति भी बाहर जाते हैं तो उससे कॉन्वर्सेशन कर सकती है, वार्तालाप कर सकती है। पहले तो उसे पति बोलते तुम्हें क्या मालूम,
तुम तो घर में बटरफ्लाई की तरह। अब वो जानते हैं कि वो भी जानती है इंटरनेशनली क्या हो रहा है, न्यूज़ जानती है, वो बाहर ऑफिस में 2-4 चीज़ें सुनती है, सीखती है। जितना आदमी 2-4 चीज़ें सीखता है उतनी 2-4 चीज़ें वो सीखती है। ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा सीखता है वो कम। तो ये एक इक्वालिटी पे आ जाते हैं। पहले वो काम ज़्यादा करती है और वो इक्वालिटी पे, पहले मर्द बोलता है मैं ही सारा काम कर रहा, पैसे कौन ला रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने बोला ये इक्वल है, ये घर पूरा संभालती है भाई, ये इक्वल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये घर पूरा संभालती है, यू हैव टू ट्रीट हर एज इक्वल। तो इक्वल ट्रीट करना चाहिए ना। आप लाए हो एक लड़की को, देखो उसको, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो पर वो खाना अच्छा बनाती है तो वो भी बेच सकती है। वो इंडस्ट्री, लिज्जत पापड़ देखिए एक औरत ने चालू किया। सही बात है। एक औरत ने, मेरे नेबर्स में एक लेडी थी, आंटी उनकी, जो काजू की बर्फी, सिर्फ काजू की बर्फी, उसके घर कोई भी जन्मता है वो डब्बा ना स्टील का काजू की बर्फी का, तो उसने वो बिजनेस चालू किया। वो सिर्फ एक ही चीज़ बेचती है। मेरे पास दूसरी एक लड़की है, लेडी है, जो सिर्फ मोहनथाल बेचती है। गणेश चतुर्थी, दिवाली में सब उसके बॉक्सेस ले जाके हैम्पर बनाते हैं क्योंकि इतना अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड है जो बुके ही बनाती है, उससे उसने अपने हस्बैंड का पूरा ट्रक का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का चालू कर दिया, घर भी ले लिया। तो एक चीज़ भी आप अच्छी करो तो लिज्जत पापड़ देखिए ना, हर जगह मल्टी करोड़ बिजनेस वो लेडी ने चालू किया। कितनी लेडीज ने कपड़े का बिजनेस चालू किया, खाली मैट्स और टेबल क्लॉथ। कितनी लेडीज, अभी पहले 2, 4, 5 डिज़ाइनर्स होते थे, अभी कितने डिज़ाइनर्स और इतने अच्छे अच्छे कि आप सोचो इसका लो या उसका लो, कितने डिज़ाइनर्स बन गए हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी। अभी आपके कुक्स भी जेंट्स भी है लेडीज़ भी है। तो अगर जेंट्स और वो जो शेफ्स हैं वो तो कंपनी के सीईओ से ज़्यादा तनख्वाह लेता है, तो अगर आपके पास जेंट्स भी लेडीज़ का काम करते हैं तो लेडीज़ क्यों नहीं जेंट्स का काम करती है। आपके कितने डिज़ाइनर्स और शेफ्स जेंट्स हैं। 30 से अधिक सीरियल बना डाले, किस सीरियल से आपने क्या सीख दी, लोगों को क्या प्रभाव पड़ा? जैसे हमने लज्जा बनाई थी सोनी के लिए, उसमें एक औरत की लड़ाई थी जिसमें वो आखिरी में जीत जाती है, बहुत पावरफुल लोगों के अगेंस्ट वो जीत जाती है। फिर हमने तू कहे अगर बनाई थी, जो एक बहुत अबला नारी की स्टोरी थी, जो अपने, उसको क्या बोलते हैं, आत्मबल से जीतती है अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड की लवर को, सबको वो जीत जाती है। उसको बहुत, उसमें ससुर और बहू का बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप था फॉर्म, कि घर में भी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ज़ारा थी जिसमें 2 बहनों की कहानी थी, एक ही पति को शादी करती है, तो उसमें भी कैसे वो रियलिस्टिक थी कि उसमें कैसे किसी को नेगेटिव तो कोई बेचारा हेल्प करने, अपनी बहन को हेल्प करने आती है और उसी में वो फंस जाती है और कैसे उसकी स्टोरी चलती है। ज़ारा में ज़रा ओल्ड फैशन में हम थोड़े दुख दिखाते थे लेडीज़ के। फिर हमारी बेटी राज करेगी में एक स्पॉइल्ड लड़की कैसे सुधर जाती है। फैमिली नंबर 1 तो आइकॉनिक था कि 2 शादीशुदा लोग 3-3 बच्चे के साथ में एक घर में, फिर वो लोग शादी करते हैं, बच्चे का एक दूसरे के साथ इक्वेशन, बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक 20 साल का बच्चा है तो एक 14 साल की लड़की है तो एक 10 साल का लड़का है, हर एक में कोई वो एज में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो माँ बाप वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी बच्चों की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, बच्चे कैसे जुड़ जाते हैं, बच्चों में कोई खटात नहीं रहती है, वो लोग जुड़ भी जाते हैं जल्दी से, तो वो सब झगड़े भी होते हैं उनके। माही में हमने बहुत पुराना पंजाब दिखाया था, रीटा बहादुरी, कुलभूषण खरबंदा जी, तो बहुत पुराना पंजाब और उसमें स्टोरी, और उसमें वो टाइम में कैसे मन मुटाव होते थे फैमिलीज़ के बारे में, बहुत कट्टर होते थे, लेकिन कैसे वो जुड़ जाते हैं, आखिर तो अपना खून अपना देश अपना ही होता है। फिर जीजा जी छत पर है, नहीं उससे पहले माही में वो था। फिर पापा बन गए हीरा आउट एंड आउट कॉमेडी था विजय राज और मंदिरा बेदी के साथ। एफआईआर में वो पुलिस इंस्पेक्टर थी बहुत बड़ी, तो कैसे केस सॉल्व करती थी लेडी होते हुए। फिर भूत वाला सीरियल कॉमेडी था, साहिब बीबी और बॉस भी कॉमेडी था ऑफिस में। जीजा जी छत पर है और जीजा जी छत पर कोई है,
उसमें ही बात थी जिसमें हम दिखाते थे कि एक यंग लव स्टोरी पैसे की कोई मायने नहीं रखती, जब लव स्टोरी होनी होती है तो लव स्टोरी बन जाती है। फिर भाभी जी घर पे है, वो भी एक बहुत इनोसेंट लव स्टोरी है दो कपल्स की, कैसे दोनों दोस्त भी है और दोनों दुश्मन भी है, और कैसे वो पूरी गली में सब लोग एक दूसरे के लिए हमेशा आते हैं। उसमें हमने स्वच्छ भारत और दूसरी चीज़ों पे, कैसे इलेक्शन पे या कैसे दान करने पे या कैसे एक दूसरे के लिए हेल्प करने में, वो सब दिखाया है। फिर निलंजना कहानी थी, नहीं धक्का इन दुबई, भाभी जी में से निकला हप्पू की उल्टन पलटन। हप्पू था भाभी जी में, जिसकी कहानी हप्पू की उल्टन पलटन, वो पुलिस स्टेशन में काम करता है, लेकिन अभी उसकी बेटी उसकी बॉस बन के आई है, उसको बिल्कुल निछावर नहीं लेने देती है, बाप पे ऑफिस में कैसे राज करती है, बाप घर आके कैसा गुस्सा होता है, बहुत क्यूट है। फिर धक धक इन दुबई हमने दुबई में शूट किया, बिल्कुल कॉमेडी ही था वो, पर दो अलग किस्म के फैमिलीज थी, एक पंजाबी था तो एक गुजराती था, वैसे फैमिलीज थी, और वो फैमिली दूसरे को नफरत करती थी तो कैसे जुड़ती है। फिर निलंजना एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड था, भागवत विभाग वापस एक कॉमेडी था, 4 दोस्तों की कहानी थी, कैसे उन लोग मिलते हैं वापस, कैसे उन लोग की ज़िंदगी अलग होती है और कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ब्यूटी मंत्र जो हमने किया था वो जी इंटरनेशनल पे था, जी इंग्लिश में, तो उसमें लीजा रे थी, हम दिखाते थे, एक लेबॉर्ट्री भी थी, पर हम दिखाते थे कि हमारे किचन में से हम चीज़ें निकाल के, जैसे बीट रूट, वाटरमेलन, ये वो करके फेस पैक, हेयर पैक, स्किन पैक, ये डिजीज़ हो तो क्या लगाने का, वो घर में हम बना सकते, घर की औरतें। वो नंबर 1 पे पहुंच गया था, वो बहुत पॉपुलर था। वजूद स्टार टीवी पे एक मूवी था जो पंजाब में शूट हुआ था, सुपन दत्ता जी ने डायरेक्ट किया था, और मैंने और सचिन भौमिक जी ने लिखा था। सचिन भौमिक जी टीवी नहीं लिखते थे, उन्होंने ताल लिखा है, आनंद लिखा है, राजेश खन्ना का ताल लिखा, होना प्यार है लिखा, कहाँ से कहाँ तक, तो उनको स्टोरी बहुत पसंद आई मेरी, तो उन्होंने मेरे साथ में डायलॉग्स लिखे उसके। ये है मेरे अपने एक दादा कैसे छोटे बच्चों को बड़ा करता है, छोटे एक बेचारा छोटा बच्चा थोड़ा बैकवर्ड है, कैसे सब बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। मे आई कम इन मैडम, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, ये तो एक्सक्यूज मी मैडम, मे आई कम इन मैडम सीजन 2, ये सब कॉमेडी। शादी नंबर 1 तो एक जन क्लासेस रन करती है शादी के ऊपर की, शादी को कैसे अच्छे से दिखते, अलग अलग कपल्स आते हैं, उनके अलग अलग ही प्रॉब्लम है, पर उन्होंने बताया नहीं है इसने कि जो प्रिंसिपल है उसका हस्बैंड है और वो लोग खुद डिवोर्स ले रहे हैं, वो लोग शादी के मंत्र सबको पढ़ाते हैं, तो हर अनोखी शादी की प्रॉब्लम्स होती है उसमें। फिर वैसे जितने मोस्ट पॉपुलर यही है, हर सीरियल में मैसेज देते हैं, जैसे भाभी जी घर में है, घर पे है, मैं बार बार स्वच्छ भारत का मैसेज दिया है, सफाई करते हैं, चीज़ें करते हैं, रास्ते पे भी जब स्वच्छ भारत चल रहा था, फिर एक में था कि वो लड़का बहुत छोटा था, मोटा था, तो वो रूम में बहुत रोता था कि मैं मोटा हूँ, उसको कोई चिढ़ाता नहीं था घर में या बाहर भी, फिर कैसे लोग उसको हेल्प करके उसकी मेंटल स्थिति, और फिर हम ये भी दिखाते हैं कि जैसे तुम रिकग्नाइज करते हो कि तुमको टाइफाइड हो गया, तुमको जॉन्डिस हो गया, ये सब आप रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन आप मेंटल हेल्थ क्यों नहीं रिकग्नाइज करते? सही बात। उसको भी हेल्प करना और जगह पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट। आप टाइफाइड का मरीज बिस्तर पे लेटा है, मेंटल का मरीज भी बिस्तर पे लेटा है, दोनों को हमको निकालने का, क्यों हम अपनी मेंटल हेल्थ ये ज़िंदगी में, पहले तो मैं जाती थी यहाँ से, अगर फाउंटेन जाती थी, कोई मोबाइल नहीं था मेरे को, कोई फ़ोन नहीं, कोई ईमेल, मैं दरिया देखते ये करते वो करते जाती थी। अब वहाँ पहुँच के अगर फ़ोन आया तो आया, इमरजेंसी हो तो कोई ऑफिस में गए तो इमरजेंसी में ही आएगा ना, नहीं तो नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे तो रास्ते में ये कितने लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, मेरा भी 2 टाइम होते बच्चा, परसों तो मैं गिर गई एकदम, मेरे को उठाने के बदले पहले संजय जी बोला था ना फोन पे मत देख, बोला था मेरे को उठाओ तो सही। तो ईमेल आते हैं, ये आते, और सोशल मीडिया तो बहुत एडिक्टिव है, बहुत।
अब मुझे मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता है। हम आपके हैं वो में एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली है, तो लड़के देखने वाले हैं पर उसकी फैमिली नहीं है, तो कैसे उसके बॉस और बॉस की बीवी उसके माँ बाप बन जाते, बाकी लोग भाई बहन बन जाते। ऐसे शादी नंबर, अरे इसमें भी है, भाभी जी घर पे है, मैं वो टीका की शादी होने वाली है, तो सब लोग कैसे फैमिली मेम्बर्स बनते हैं, कोई दीदी बनती है, कोई मम्मी बनती है। और आई थिंक वो जो आई लाइक इट करता है ना सानन, वो आई थिंक दादा या दादी बना था उसमें। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, औरत की रिस्पेक्ट होती है। भाभी जी में तो बहुत औरत की रिस्पेक्ट होती है, हर सीरियल में होती है। FIR में दिखाया है कैसे वो पुलिस स्टेशन की हेड है चंद्रमुखी चौटाला, कैसे वो कभी कुछ गलत नहीं करती है। हर सीरियल में दिखाते हैं हीरोइन हीरो तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, अगर गलती हो गई तो कैसे उसकी भरपाई करते हैं, उनको कैसे गिल्टी महसूस होता है। फैमिली नंबर 1 में, अरे फैमिली नंबर 1 और ये भाभी जी घर में है, घर पे है, खास करके भाभी जी घर पे है, सारे फैमिली के ट्रेड्स है। माँ कैसे अभी भी इतना बड़ा हो गया तो भी माँ चपाट मारती है, माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे सब है, गली के लड़के कैसे एक दूसरे के साथ होते, मजाक भी साथ में करते हैं, गाना भी गाते हैं, लेकिन एक को दुख हुआ तो सब साथ में आ जाते हैं। और वो लड़के हमेशा दोनों भाभीयों को भाभी माँ बुलाते हैं। आपने इतने सीरियल बनाए, आपका अपना पसंदीदा सीरियल कौन सा है, किस आप जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? भाभी जी घर पे, क्यों? क्योंकि वो बहुत मजाकिया है। मुझे हप्पू भी पसंद है पर मुझे भाभी जी घर पे है ज़्यादा पसंद है। मुझे डिफरेंट में ये वाला बहुत अच्छा लगा, मे आई कम इन मैडम, ऑफिस का था तो वो ऑफिस का सेटअप था, पर मुझे भाभी जी फैमिली ओरिएंटेड है, एक भोली है एक स्मार्ट है। दोनों जेंट्स कैसे, जेंट्स यूजुअली ऐसे होते हैं, भोले होते हैं, सोचते कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला मान लेगा, तो जेंट्स भी दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत शरीफ है। जैसे आसिफ जी टेलर बन के जाएंगे ना उधर अंगूरी के, फिर अंगूरी बोलेगी मेरा नाप ले लो, तो नहीं लेंगे, उनके हाथ दूजेंगे और वो भग जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करते जो गलत है। तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। उसके डायलॉग्स तकिया कलाम है, जैसे वो बोलती है सही पकड़े है, हाय भैया लड्डू के भैया, आसिफ जी बोलते हैं आई एम सॉरी, यू नो, वो तिवारी जी बोलते हैं है करके हर एक टाइम उनको बोलते हैं, वो बोलता है सानंद बोलता है कि आई लाइक इट, ऐसे हर एक का कोई। वो मास्टर जी आए थे 2 दिन के लिए, अच्छा, वो रोज आते हैं, तब से रोज आते हैं, क्योंकि उनका डायलॉग था संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं, वो मारते थे केन से, बोलते संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं। वो भी 2 दिन के लिए आए थे हप्पू की तरह। हप्पू का भी फिक्स डायलॉग है, इसका भी डायलॉग है, हप्पू का है वो न्यौछावर का, हिमानी जी का है नींबू नींबू निचोड़ दूंगी। सबके तकिया कलाम सुपर है, लोग उनको देख के, वो इसका है टिल्लू का है गुर्दे छीन लूंगा, सबके सबके तकिया कलाम है। चलिए 32 साल हो गए फिल्म टीवी इंडस्ट्री में। 32 शुरू से इन 32 ईयर्स में टीवी इंडस्ट्री में जिस ढंग के बदलाव आए हैं, उन बदलाव को आप किस तरह से देखती हैं? जैसे स्टार्टिंग में सोनी टीवी लेके गया था अमेरिका, तो वहाँ पे देखा था सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली, लाइट इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, कैमरा इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, वो इसलिए सब चीज़ होगी। तो उनके एपिसोड्स मिलियंस में बनते हैं एक एपिसोड, जैसे फ्रेंड्स का या कोई भी। हमारे पास तो वो टाइम में 4 लाख में वो ट्रॉली नहीं चली तो फट्टा लगा तो पीछे से 2 आदमी धक्का मारे, वही क्वालिटी हम देते थे 4 लाख में। ऊपर बेचारा लाइट मैन चल रहा है, नीचे धक्का मार रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक्टर घूम रहे हैं। तो बदलाव इसलिए आया है कि इक्विपमेंट बेटर आया है, इतना भी कुछ इतना चेंज नहीं हुआ है, पर इक्विपमेंट बेटर आया है। लोगों का लिखने का नज़रिया टाइम के साथ चेंज हो गया है टीवी इंडस्ट्री में, खास करके लेडीज़ के लिए, मतलब भी जेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोल लेते हैं। टीवी में लेडीज़ हीरो है, मूवीज़ में लड़का हीरो है, टीवी में लड़की हीरो है। तो जब मैं कास्टिंग भी करती थी FIR के लिए, मैं बोलती थी लड़के को तुम हीरोइन खुश होगी, वो हीरो है, बाद में मत बोलना करके सीधा ही। तो
लेकिन आप देखेंगे ये शादी नंबर वन बोले, ये देखेंगे भाभी जी घर पे है तो हीरो हीरोइन सबका एक ही रोल है, इक्वल रोल है, सबके किरदार अलग है। मैं तो बोलूँगी कि जो टीका टिल्लू है या जो आई लाइक इट है वो भी इक्वल रोल पे है हीरो हीरोइन के साथ, क्योंकि उनका अपना किरदार है एक जो इक्वल लेवल पे है। सब अपना अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। 32 ईयर्स में क्या चेंजेस हुए? राइटिंग में चेंजेस हुए, राइटिंग में आपके सेट्स में चेंज हुए, आपका प्रेजेंटेशन टाइटल्स में चेंज हुए, आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ सीरियल में चेंज हुए, आप जैसे मैंने बोला सेट्स में चेंज हुए, रियलिस्टिक है। आप फिल्म से भी बहुत इंस्पायर होके हम कम्पीट कर रहे हैं फिल्म्स के साथ, तो हमारा लुक, लाइटिंग, एडवर्टाइजिंग से भी डीओपी लाते हैं, हमारा एडवर्टाइजिंग से डीओपी, तो कपड़े रियलिस्टिक और एज ग्रुप, जैसे इधर मूवीज़ में 7 साल का आदमी बुक्स पकड़ के कॉलेज जा रहा है, वो नहीं हो सकता है। पैसे के चैनल्स ने थोड़ा और पे करना चालू कर दिया है पर एपिसोड। पहले एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि राइट्स जो बनाया है उसके राइट्स प्रोडक्शन हाउस के पास रहते थे, फिर चालू हुआ कि प्रोडक्शन हाउस और टेलीविज़न के पास रहते थे, चैनल के पास। अब सारे राइट्स चैनल ले लेते हैं, सब राइट्स उनके पास है, कैरेक्टर का, सीरियल का। पर ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, आप करना चाहते हैं करिए, आप नहीं करना चाहते मत करिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो क्रिएटिव पर्सन है उसका नुकसान है इससे? है ना, मैं ये शो डब करके कहीं यूज़ कर सकती हूँ, उन लोग करते हैं, वो राइट सब उनका है। क्रिएटिव पर्सन का नुकसान ये होता है कि वन टाइम पेमेंट मिल जाता है। करेक्ट। जैसे सिंगर्स को देखिए ना, कहीं भी यूज़ हुआ रॉयल्टी मिलती है, यहाँ पे नहीं होता है, राइट्स होते प्रोड्यूसर के। क्योंकि मेरे को ये भी तो सही है कि सीरियल नहीं चलता तो चैनल और प्रोड्यूसर दोनों का लॉस होता है, वी आर पार्टनर्स। और किसी ने मुझे फोर्स तो नहीं किया कि आप अपना राइट्स दे दीजिए, हर चैनल में यही है कॉन्ट्रैक्ट में, और खुशी खुशी जब हमको मौका मिलता है तो फिर हम क्यों कंप्लेन करें। मैं कंप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिएटिव पर्सन के दर्द की बात कर रहा हूँ। अगर हम क्रिएटिव है, बहुत टाइम में कॉन्सेप्ट भी चोरी हुए हैं, रजिस्टर्ड कॉन्सेप्ट फुल नाम के साथ चोरी हुए हैं। अगर ये मारवाड़ी लड़की है तो उसको मारवाड़ी ही बनाया है, अगर उसको बच्चे नहीं है तो वो बच्चे ऐसे चोरी हुए। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम क्रिएटिव हैं तो हम कुछ और क्रिएट कर लेंगे। हमारे मन में तो 100 ख्याल रोज आते हैं, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। मेरा बस चले तो मैं ऑफिस में ही बैठे रहूँ क्रिएट करने। एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जब सीरियल शुरू होता था तो टाइटल में सारे आर्टिस्टों के नाम आया करते थे, अब वो सब गायब हो गया है। क्या ये सही है या गलत है, आप क्या मानती हैं इससे? क्या हुआ ना, टाइम के साथ एक सीरियल खत्म होता था तो लास्ट में टेक्नीशियंस के आते थे, दूसरा चालू हुआ तो उसमें आर्टिस्ट के आते हैं, तो वो टाइम गैप में है ना, लोग चैनल शिफ्ट करते थे। तो ये कट टू कट ये खत्म हुआ, ये चालू हुआ, फिर टाइटल्स बाद में आते, खत्म हुआ चालू हुआ, तो व्यूअरशिप के लिए है, आई बॉल्स के लिए। ये रिसर्च ने बताया, ये वर्क किया है, तो इसलिए उनको भी, तो हमें भी चाहिए कि हमारी सीरियल ज़्यादा उठे और उनको भी चाहिए कि उनकी सीरियल ज़्यादा उठे, तभी हमारी लॉन्गेविटी और उनकी कमर्शियल लॉन्गेविटी होगी ना। कोई गलत के लिए तो नहीं करेगा ना। नहीं, बात गलत सही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो वर्क करता है सीरियल के लिए वही करेंगे। ये वर्क करता है तो एक सवाल और आता है कि जब टीवी इंडस्ट्री शुरू हुई तो सीरियल की टीआरपी जो हुआ करती थी 22 से 32 तक जाती थी, आज 4 की टीआरपी मिलना मुश्किल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपके पास कितने ऑप्शंस है। पहले आपके पास 2 चैनल्स थे प्राइवेट, सोनी और जी, तब कलर्स सहारा सब नहीं थे, सोनी और जी। पहले जी आया था, फिर सोनी आया। करेक्ट। तो आपके पास यही 2 चॉइस थी। स्टार पहले कोई नहीं देखता था, सिर्फ स्टार पे सांस देखने जाते थे, उसको सांस वाला चैनल बोलते थे, और आ जाते थे। फिर कौन बनेगा करोड़पति, सांस भी कभी बहुत ही आया, तो तीसरा वाला स्टार।
अभी आपके पास कलर्स, फिर सहारा आया, फिर आपके पास दंगल है और शेमारू है और कितने और है। उसके अलावा आपको अगर टाइम पे नहीं देखना है अपना सीरियल तो आप वेब पे देखेंगे। सुबह 6 बजे मेरा सीरियल जो शाम को 9 बजे 10 बजे आता है ना, वो सुबह 6 और 7 बजे वेब पे आता है। पहले वेब पे आता है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे आता है। तो जो भी पॉपुलर सीरियल है मुझे देखना है, मैं सुबह उठ के उधर देखती हूँ। तो व्यूअरशिप यहाँ कहाँ से आएगी? मैं अपने टाइम से अपना कभी भी देख सकती हूँ। पूरे दिन में एक बार आ गया तो मैं पूरे दिन में कभी भी देख सकती हूँ। पहले ऐसे नहीं था कि एक रिपीट रन था, मैं तो मेरे को टाइमिंग देख के तभी देखने का। अभी तो पूरी फैमिली कभी भी देखती है। और आप ये देख रहे हैं तो सबको वही देखना पड़ता था, अब तो हर कोई अलग देख रहा है अपने रूम में। हर रूम में टीवीज भी लग गए, हर के पास फ़ोन है। जैसे धीरूभाई अंबानी जी ने बहुत पहले विजन था उनका कि दुनिया अपनी मुट्ठी में, आपकी बैंक, आपका टीवी, आपका सब कुछ अपनी मुट्ठी में, आपका डॉक्टर भी। जैसे शुगर में यहाँ से मेजर करती हूँ। तो स्ट्रेस बढ़ गया है, स्ट्रेस डिफरेंस है कि स्ट्रेस बढ़ गया है क्योंकि आप इतनी चीज़ों से कम्पीट कर रहे हैं। और टीवी मूवी इंडस्ट्री, मेरा मूवी तैयार नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ रिलीज़ करूँगी। आज का 8 बजे का एपिसोड मैं 2 सेकंड लेट करूँ तो ब्लैक स्क्रीन 2 सेकंड तो नहीं रहेगा। अगर मैंने बेडरूम शूट किया और गार्डन शूट किया तो मेरे को हॉल शूट करना बाकी है और एक्टर को बुखार हो गया, एक्टर बाथरूम भाग रहा है, तो फिर मैं यहाँ का नहीं करूँ तो मैं तो फंस जाऊँगी। इसलिए बैंक बनाना ज़रूरी है। किसी को लॉन्ग टाइम जैसे बेचारी अंगूरी को आई इन्फेक्शन हुआ था तो उसको हमने डार्क ग्लासेस वाला एपिसोड बना दिया फटाफट और वो शूट कराया। आशीष जी को बैक का प्रॉब्लम कभी हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो मैं खाली बता दी हूँ कि बेचारे तो भी शूट करते हैं और तो भी हम शूट करते हैं। बीमार डायरेक्टर जाता है, डायरेक्टर बेचारा राइटर हॉस्पिटल में से लिख रहा था, हॉस्पिटल में लेटा हुआ लिख रहा था सीन्स, मनोज। तो ये सब रघु पीछे कितना बीमार था तो भी लिख रहा था। हर कोई को करना पड़ता है। योगी सीधा हॉस्पिटल से सेट पे आया, शिवानी के पास छोटी बच्ची है, उसको छोड़ के भी आती है, तो वो सब होता था सीरियल। 10 साल चलने वाला सीरियल तो लोग चेंज भी होते हैं ना, उनकी जिंदगी में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। हाँ नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि स्टार प्लस पर आपका सीरियल है, क्या कहा? स्टार प्लस पर आपका सीरियल है था हाँ। जब चलिए सुबह 6 बजे लोगों ने देख लिया तो रात में 9 बजे तो देखेगा नहीं वो, नहीं तो क्या टीआरपी गिरेगी ना, टीआरपी गिरेगी ना, गिरेगी ना। हाँ? तो क्या नहीं लगता ये डिसीजन गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? इससे तो टीवी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी यदि सारे लोग पहले OTT पर दिखा देंगे तो। वो तो हुआ ही है ना, वो तो हुआ ही। कोविड के बाद में भी कोविड के दौरान तो बहुत एडवर्टाइजिंग कम हो गई क्योंकि लोगों ने सोचा, जब फैक्ट्री में भी था ना कि किसी को कोविड हुआ तो 14 दिन बंद रखो, तो अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो उसका माल जो बाहर पड़ा है वो बिक रहा है, वो बिक गया। अभी आपकी बिस्किट्स, आपका कोलाज बन ही नहीं रहा तो बिकेगा बस, तो एडवर्टाइजिंग क्यों करें? फिर वो जब बनना चालू हुआ उन्होंने सोचा मार्केट में तो उसकी वो बिकेगा ही क्योंकि मार्केट में चीज़ें ही नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग नहीं। फिर जब उन लोग का वापस एडवर्टाइजिंग का टाइम है, उन्होंने बोला हमने कितनी मार खाई, तो यहाँ पे हम 100 ऐड देते थे, अब हम 50 ही दे पाएंगे, और हर ऐड का 100 रुपया देते थे तो अब हम 30 रुपया देंगे। तो चैनल ने कितनी मार खाई। अब चैनल मार खाएगा तो हमको कैसे फूलों में बिठा के रखेगा? हमको अपना घर चलाना है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, और घर चैनल में भी लोग काम करते हैं ऊपर से नीचे, तो हमको तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। मैंने तो कहा था कि जब बुलाया तो बोले हमको काटना पड़ेगा, तो मैंने कहा था मुझे नहीं जानना कितना काटना है, जो आपको ठीक लगे आप काट लीजिए, अनसेंसिबली काटना, आपको जो ठीक लगे आप काट लीजिए, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था कि हम लोग अगर हाथ नहीं पकड़ते तो सब डूब जाते। सही बात है। चैनल बंद हो जाता तो हम बंद हो जाते, सब कुछ बंद हो जाता है। एक्टर्स घर पे बैठते, टेक्नीशियंस घर पे बैठते, तो ये तो होना ही था। तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। आपने कभी OTT के लिए वेब सीरीज या फिल्म बनाने की बात नहीं सोची? हमारे पास इतना काम था टीवी पे, हम इनफैक्ट हमारे पास एन टीवी के ऊपर 2 हिट सीरियल होने के बावजूद हम ZEE5 के पास नहीं गए थे क्योंकि बहुत काम था।
दूसरे चैनल्स भी बुलाते थे। मेरा बेटा OTT और मूवीज संजय जी के साथ में संभालता है। आपने एक बात कही शुरुआत में कि बॉस एक ही होना चाहिए ऑफिस में। हाँ, क्रिएटिव फील्ड में बॉस नहीं होता, क्योंकि जब क्रिएटिव फील्ड में जब बॉस हो गया तो क्रिएटिविटी चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। जॉइंट। हाँ, तो ऐसे में मैं कॉमेडी अच्छी नहीं करती, तो ऐसे में आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं? मैं कॉमेडी अच्छी नहीं करती, तो वो संजय जी कॉमेडी संभालते हैं उनकी टीम के साथ, मैं अपनी टीम के साथ में सोप संभालती हूँ। अच्छा, मैं सोप अच्छा लिखती हूँ, तो मैं वो अवार्ड विनिंग सोप भी किया है मैंने, तो मैं वो संभालती हूँ। कॉमेडी सिर्फ संजय जी संभालते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सब मैं करती हूँ, टेक्निकल सब वो करते हैं, तो हमारे डिवीजन ही डिफरेंट है। कभी पूछना हुआ तो मैं पूछने जाती हूँ, पूछना हुआ तो वो पूछने आते हैं। कभी कुछ मुझे गलत लगा तो मैं बताती हूँ कि संजय जी देखिए ये गलत है, तो मुझे भी बताते रेफर ये गलत है, तो मुझे लगता है गलत है, नहीं तो मैं उनको कन्विंस करूँगी कि नहीं नहीं ये तो इसलिए किया था। अच्छा, तो ऐसे सॉर्ट हो जाता है, हमारी कभी फाइट नहीं हुई है। वर्किंग वुमेन होने के नाते हाँ जी। घर भी देखना होता है, सास भी है घर पे, बच्चे भी हैं, कैसे एडजस्ट करती हैं आप, क्या फार्मूला है आपका? तो मैं घर से भी काम करती हूँ, बच्चे जब छोटे थे तो मैं उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाती थी। मैंने उनको बोला था कभी भी कोई चीज़ में लैकिंग हो ना, तुमको मुझे बता के 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, आई सॉल्व इट। बच्चे की हर स्टडीज़ में देखती थी, और संजय जी खास करके स्पोर्ट्स अच्छा, और स्टडीज़ में देखती थी। बच्चे स्कूल से 4 बजे आते थे तो हम 4 बजे खाना खाने जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, रात का खाना उनके साथ, सुबह उनको गाड़ी पे छोड़ते थे। बाकी दिन अपना मेरी ऑफिस बहुत नज़दीक है, अगर सेट पे जाते थे तो फिर तो आपको शो सेटअप करना होता है। हमारे में से एक जन जाता है, स्टार्टिंग में तो दोनों जन, शो की स्टार्टिंग में दोनों जन, और वहीं रहते हैं। तो सब डिपार्टमेंट, मैं तो स्पॉट बॉय डिपार्टमेंट, तो ग्लास कौन से चाय के आएंगे, सब साफ़ सुथरा होना चाहिए, सबको जो मंगाना है, जो खाना पसंद नहीं तो मेरे को मैसेज करते हैं। हम खाना भी, और खाना सिर्फ एक्टर्स का नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस के साथ खाना खाती हूँ, क्योंकि उन लोग एक्टर्स शॉट के बीच में जाके AC रूम में बैठते हैं, दूसरा सीन हो तो वो लोग बेचारे सीन के बीच में भी शिफ्टिंग करते हैं, नेक्स्ट सीन में भी है। मुझे हर टेक्नीशियन के पास, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में हर टेक्नीशियन के पास मेरा नंबर है, हालांकि प्रोड्यूसर का नहीं होता, हर एक के पास। तो कभी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझे करते हैं, वरना नहीं करते, उनको मालूम है थोड़ा डरे हुए हैं बस थोड़ा, तो वो नहीं करें, पर प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर करेंगे, उनको मालूम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 32 से ज़्यादा सीरियल बनाए, अवार्ड भी बहुत बटोर लिया, किस अवार्ड ने ज़्यादा आपको उत्साहित किया? हर अवार्ड ने उत्साहित किया हमको, हमको यश दे के उन्होंने हमको इतना रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि हमको और अच्छा काम करना है। हम हर सीरियल के लिए, खास करके भाभी जी के लिए, तो हम हर अवार्ड लेके जाते थे, सपोर्टिंग एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सालों से भाभी जी के लिए तो बहुत अवार्ड्स, और हर सीरियल के लिए हमें अवार्ड्स मिले हैं। भाभी जी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, भाभी जी घर पे है। विनय पर कोहली जी, फिल्म संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।